जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक विकास के बारे में। ये संवैधानिक विकास एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप भारतीय संविधान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि ये इतिहास और संविधान दोनों का सिलेबस भी कवर करता है। तो इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्ट यानी अधिनियमों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि वो कौन कौन से घटनाक्रम थे, कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके वजह से एक्ट का प्राविधान करना पड़ा, अधिनियम लाया गया। तो आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत आ जाते हैं, यानी अंग्रेज भारत आ जाते हैं, और 1608 ईस्वी में ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर ली। ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर ली। और ये जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी, और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटेन की सरकार ने, ये अधिकार दे रखा था कि ये व्यापार के उद्देश्य से आवश्यक संधियां कर सकते हैं, आवश्यक युद्ध कर सकते हैं, और अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए सेना भी रख सकते हैं। याद रखेंगे, आवश्यक संधियां, युद्ध और सेना, ये तीनों रखने की अनुमति ब्रिटेन की सरकार ने पहले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा था। लेकिन ये दिया किस लिए था? ताकि ये व्यापार सुचारू रूप से, बेहतर ढंग से कर सकें, पूर्व से दक्षिण पूर्व एशिया से भारत से व्यापार कर सकें। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार के उद्देश्य से, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए इन अधिकारों का अतिक्रमण करके भारत में भूभाग जीतना प्रारंभ कर दिया और भारतीय राजनीति में सक्रिय होने लगी। चूँकि उस टाइम पे भारत की सत्ता लगातार कमज़ोर होती जा रही थी, और उसी का लाभ उठा के इन्होंने अपनी सेना के बदौलत भारत में नए नए भूभाग को जीतना प्रारंभ कर दिया। और ये जो संधियां थीं, इन संधियों के माध्यम से भारतीय राजनीति में भी सक्रिय होने लगे। जबकि ये आए किस लिए थे? ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन ये भारतीय राजनीति में भी सक्रिय हो गए और भारत में भूभाग भी जीतना प्रारंभ कर दिए। इसीलिए देखेंगे कि ब्रिटेन की संसद में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, नाम क्या है, इसको नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है। और ये प्रस्ताव लाया किस उद्देश्य से जाता है? ताकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके भारत में भूभाग जीत रही है और भारतीय राजनीति में सक्रिय हो रही है, इस पर राजनीतिक और संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो याद रखेंगे, राजनीतिक और संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन के संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है। और लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा लाए गए इसी प्रस्ताव के आधार पे जो नियम या कानून, यानी जो विधि बनाई जाती है, उसे क्या नाम दिया जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, उसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया जाता है। लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट का प्रस्ताव किसने ब्रिटिश संसद में लाया था? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा लाए गए प्रस्ताव के आधार पे ही जो विधि बनाई गई, नियम या कानून बनाया गया, उसको क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। और ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया ब्रिटेन के संसद में, ब्रिटिश संसद में? तो ये 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के संसद में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब देखते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्राविधान किया गया था ताकि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसदीय और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। चूँकि उद्देश्य तो वही था कि संसदीय और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके, चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही थी। तो जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पारित कब किया गया? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्राविधान किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक 24 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा। अंग्रेजी कंपनी जो है, अंग्रेजी कंपनी का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे भारत में थी, उसी को अंग्रेजी कंपनी कहें या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहें। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में पहला प्राविधान क्या किया गया कि अंग्रेजी कंपनी का एक 24 सदस्यीय निदेशक मंडल होगा। यानी जो ये लोग व्यापार कर रहे हैं उसमें 24 सदस्य होंगे जो मुख्य होंगे, जो उसका कार्यभार देखेंगे। तो 24 सदस्यीय एक निदेशक मंडल होगा, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया। और ये जो निदेशक मंडल होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनका चुनाव कौन करेगा, कौन चुनेगा कि ये कौन कौन 24 सदस्य होंगे? तो उसमें बताया गया कि इनके सदस्यों का चुनाव कंपनी के शेयर धारक करेंगे। कंपनी के शेयर धारक यानी जिन जिन लोगों ने मिलकर कंपनी का गठन किया है, वही लोग इस 24 सदस्यीय निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव करेंगे कि कौन कौन सदस्य इस निदेशक मंडल में होंगे। और उसी में ये भी प्राविधान किया गया कि ये जो शेयर धारक सदस्यों का चुनाव करेंगे, वो शेयर धारक अपने द्वारा लगाए गए शेयरों के अनुपात में चुनाव कर सकते हैं। यानी जिसने अधिक शेयर लगाया है कंपनी में, उसका मत ज़्यादा होगा, और जिसने कम शेयर लगाया है उसका मत कम होगा। यानी जो चुनाव किया जाना था, निदेशक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव किया जाना था, वो चुनाव कंपनी के शेयर धारकों द्वारा लगाए गए शेयर के अनुपात में किया जाना था। ये रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्राविधान किया गया। और ये भी बताया गया कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 24 सदस्यों का एक निदेशक मंडल होगा, उसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष ही मात्र होगा। तो कार्यकाल कितना होगा? निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष होगा। और ये भी बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य निदेशक मंडल से त्यागपत्र देंगे। 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष, यानी प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे देंगे। और कार्यकाल कितना बताया गया? 4 वर्ष बताया गया। और अगर किसी निदेशक मंडल के सदस्य को पुनः चुना जाना होगा तो उसके लिए कम से कम 1 वर्ष का गैप होना आवश्यक होगा। यानी किसी भी निदेशक मंडल के सदस्य को अगर तुरंत फिर से चुना जाना है तो वो तुरंत नहीं चुना जा सकता, बल्कि उसको 1 वर्ष कम से कम विराम आवश्यक होगा। 1 वर्ष तक वो नहीं चुना जाएगा, उसके बाद उसको पुनः चुना जा सकता है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी प्राविधान किया गया कि जो 24 सदस्यीय निदेशक मंडल होंगे, 24 सदस्यीय जो निदेशक मंडल के सदस्य होंगे, ये वित्त से संबंधित यानी धन से संबंधित जो सूचना होगी वो ब्रिटिश वित्त मंत्री को देंगे। याद रखेंगे, ब्रिटिश वित्त मंत्री को धन से संबंधित सूचना, धन संबंधी मामलों की रिपोर्ट देंगे। यानी धन संबंधी मामलों की जो सूचना होगी या जो भी रिपोर्ट होगी धन संबंधी मामलों का, वो ब्रिटिश वित्त मंत्री को देंगे। ये 24 सदस्यीय निदेशक मंडल जो होंगे वो ब्रिटिश वित्त मंत्री को धन से संबंधित मामलों की रिपोर्ट देंगे। और सैनिक मामला और राजनैतिक मामलों की रिपोर्ट विदेश मंत्री को देंगे। ये लोग जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री होंगे उनको कौन कौन सी रिपोर्ट दी जाएगी? सैनिक और राजनीतिक मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश विदेश मंत्री को, और धन से संबंधित मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश वित्त मंत्री को दिए जाने का प्राविधान किया गया। देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऑप्शन दे देता है कि रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कौन सा नहीं है, या ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये सारे प्राविधान दे देंगे तो आपको छांटना रहता है। या कभी कभी दे देता है कि कौन सा प्राविधान रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, तो उसमें यहाँ पे कार्यकाल दे सकता है कि निदेशक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष होगा, या 24 सदस्यीय निदेशक मंडल के बजाय 25 सदस्यीय कर देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट वाइज जो है उसको पॉइंट सारे याद रखेंगे। और क्या कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर
होगा उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। देखिए इसके पहले जो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसके पहले बंगाल का गवर्नर 1773 ईस्वी तक क्या कहा जाता था, बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर ही कहा जाता था। लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट के पारित हो जाने के बाद बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। ठीक, तो व्यक्ति तो वही है लेकिन उसका नाम बदल गया। जो गवर्नर था, जो पद का नाम था गवर्नर, वो अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। तो 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे। तो जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग, वही क्या हो गए, गवर्नर जनरल हो गए। इसीलिए देखेंगे कि जब प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे तो क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर। चूंकि 1773 ईस्वी के बाद तो गवर्नर होंगे नहीं, अब तो क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो वारेन हेस्टिंग क्या हुए, अंतिम गवर्नर हुए और पहले गवर्नर जनरल भी हुए। चूंकि व्यक्ति तो वही थे, ये वारेन हेस्टिंग ही पद पे बने रहे लेकिन पद का नाम चूंकि बदल गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया और व्यक्ति वही थे। तो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल ये भी कौन हुए, वारेन हेस्टिंग हुए। तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि पहला गवर्नर जनरल कौन है तो क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर कौन है तो क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग। और ये भी बताया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा उसकी 4 सदस्यीय एक परिषद होगा, यानी गवर्नर जनरल की एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया कि 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए और उस 4 सदस्यीय परिषद के द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। यानी गवर्नर जनरल अगर कोई भी निर्णय लेगा तो जो 4 सदस्यीय परिषद होगा उसके बहुमत के द्वारा लेगा। तो यहाँ पे समस्या क्या आ गई कि जो 4 सदस्यीय निदेशक मंडल था तो 4 सदस्य में अगर 2 सदस्य किसी निर्णय के पक्ष में हो और 2 सदस्य किसी निर्णय के विपक्ष में हो तो ऐसी स्थिति में वोट तो बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा। ये समस्या पैदा हो गई। ठीक, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट की ये एक खामी हुई। ठीक, और ये जो 4 सदस्यीय निदेशक मंडल का प्राविधान किया गया था इसमें देखेंगे ये 4 कौन कौन से सदस्य नियुक्त किए गए थे पहली बार। तो उसमें देखेंगे कि क्लेवरिंग, मानसन, बारबेल और फिलिप फ्रांसिस 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद के प्रथम 4 सदस्य कौन कौन हुए, क्लेवरिंग, मानसन, बारबेल और फिलिप फ्रांसिस। ये 4 गवर्नर जनरल की परिषद के पहले 4 सदस्य नियुक्त किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे चारों नाम कि कौन कौन से 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे पहले। तो कौन कौन थे, क्लेवरिंग, मानसन, बारबेल और फिलिप फ्रांसिस। लेकिन ये जो फिलिप फ्रांसिस थे इनका मतभेद वारेन हेस्टिंग से था, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे उनसे फिलिप फ्रांसिस की जमती नहीं थी, उनका मतभेद था। तो इसलिए देखेंगे ये समस्या जो थी वोट बैलेंस वाली ये ज़्यादा ही जटिल हो गई। चूँकि अगर फिलिप फ्रांसिस इन तीनों में से किसी भी एक सदस्य को अपने पक्ष में मिला लेते तो ये गवर्नर जनरल के द्वारा लाए गए किसी भी प्रस्ताव को पारित न होने देते। अगर फिलिप फ्रांसिस इसमें से किसी भी एक सदस्य को मिला लेते तो क्या होता, कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। ठीक, तो ये तो खामी हो गई। और साथ ही साथ ये भी प्राविधान किया गया कि गवर्नर जनरल को शेष दोनों प्रेसिडेंसियों का नियंत्रण और निर्देशन का भी अधिकार दे दिया गया। देखिए 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की, एक तो बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी, मद्रास, बंगाल और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी थी। और यहाँ पे जिक्र किसका किया जा रहा है, बंगाल प्रेसिडेंसी का। और बंगाल प्रेसिडेंसी के ही गवर्नर को गवर्नर जनरल बताया गया है। शेष जो प्रेसिडेंसियाँ हैं उसके गवर्नर जनरल नहीं होंगे।
और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको और भी ज़्यादा शक्ति दे दी गई, यानी कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको ये अधिकार होगा कि वो शेष दोनों प्रेसिडेंसियां यानी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का नियंत्रण और निर्देशन कर सकता है। यानी नियंत्रण और निर्देशन करने का मतलब कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है उस प्रेसिडेंसी के गवर्नर कोई भी संधि समझौता बिना बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति के नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब क्या था कि बिना अनुमति के कोई भी संधि या समझौता बंगाल के गवर्नर जनरल के अनुमति के बगैर ये दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर कोई भी संधि या समझौता नहीं कर सकते थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्राविधान किया गया था। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी प्राविधान किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्राविधान किस रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया, तो क्या बताएंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी किस एक्ट में किया गया ये पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट तो यही है, तो क्या बताएंगे? 1773 के एक्ट यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का प्राविधान किया गया। और इसी प्राविधान के अनुसार देखेंगे अगले ही वर्ष 73 में ये एक्ट पारित किया गया और अगले ही वर्ष यानी 1774 ईस्वी में कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। तो याद रखेंगे, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन जो पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी वो कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित की गई। और भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई, और वो भी किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत ये स्थापित की गई। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी को नियामक कानून भी कहा जाता है, तो चाहे इसको नियामक कानून कहें और चाहे रेगुलेटिंग एक्ट कहें, बात एक ही है। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक कानून में ही प्राविधान किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की जाएगी, और अगले ही वर्ष 1774 ईस्वी में भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में कर दी गई। और ये प्राविधान किया गया इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की जाएगी उस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही प्राविधान किया गया था कि टोटल 4 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, तो क्या बताएंगे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। तो लेकिन देखेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट की 1774 में स्थापना की गई, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद एक और समस्या खड़ी हो गई कि क्या गवर्नर जनरल के 4 सदस्यीय परिषद के द्वारा लिया गया निर्णय सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण करवाया जाएगा कि नहीं, पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा कि नहीं। यानी अगर गवर्नर जनरल अपने परिषद के माध्यम से, अपने 4 सदस्यीय परिषद के माध्यम से कोई निर्णय लेता है तो क्या उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है कि नहीं। जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई, क्या उसमें इसकी सुनवाई हो सकती है कि नहीं, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं किया गया था, कोई प्राविधान ही नहीं किया गया था। इस प्रकार आप देखेंगे कि विसंगतियां इसमें पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी विसंगति तो यही थी कि निर्णय लेने में असुविधा हो रही थी, समस्या हो रही थी, और अगर निर्णय लिया भी जा रहा था तो क्या उसको सुनवाई किया जा सकता है उस निर्णय की इस सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, यानी पंजीकरण करवाया जा सकता है कि नहीं। इस प्रकार की विसंगतियां और भी ढेर सारी होने लगी, जिसके वजह से इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किए गए, और 3 संशोधन किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। जो देखेंगे 1781 में पहला संशोधन किया गया, फिर 1784 में संशोधन किया गया और 1786 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया, यानी संशोधन करके अधिनियम को पारित किया गया। देखेंगे जो पहला संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया वो 1781 का अधिनियम है, जिसके बारे में आप देखेंगे कि ये जो 1781 का अधिनियम था
इसको एक्ट ऑफ सेडिशन के नाम से जाना गया, यानी बंगाल न्यायाधिकरण के नाम से जाना गया। तो 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया था, इसका नाम याद रखेंगे, नाम पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेडिशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या बताएंगे, 1781 के अधिनियम को बंगाल न्यायाधिकरण किसका नाम है, तो क्या बताएंगे, 1781 के अधिनियम को। ठीक, तो 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेडिशन और बंगाल न्यायाधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। और इस 1781 के अधिनियम में पहली समस्या क्या थी कि गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में समस्या हो रही थी, असुविधा हो रही थी। तो उसी का समाधान किया गया, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल का अपनी परिषद के किसी भी एक सदस्य से मतभेद होने पे कानून बनने से रोका जा सकता है। यानी जो गवर्नर जनरल होगा, अगर उसका अपने इस 4 सदस्य में से किसी भी एक सदस्य से मतभेद हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल को ये अधिकार होगा कि वो नियम या कानून बनने से, यानी जो निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय को रोक सकता है, ना माने, इस प्रकार का उसको अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल यानी नियम या कानून बनने से रोक सकता है। ये संशोधनात्मक अधिनियम, जो पहला संशोधनात्मक अधिनियम यानी एक्ट ऑफ सेडिशन लाया गया, उसमें ये प्राविधान किया गया। यानी पहली समस्या तो खत्म हो गई। और दूसरी समस्या क्या थी कि क्या इस गवर्नर जनरल द्वारा लिए गए निर्णय को कलकत्ता हाई कोर्ट में पंजीकरण करवाना है कि नहीं, यानी सुनवाई कर सकता है कि नहीं। तो उसके संबंध में प्राविधान किया गया कि गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से लिया गया निर्णय सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता की, वो गवर्नर जनरल के द्वारा लिए गए निर्णय की सुनवाई नहीं कर सकता। इसको याद रखेंगे कि जो पहला संशोधनात्मक अधिनियम 1781 का आया, उसमें प्राविधान किया गया कि गवर्नर जनरल कानून बनने से रोक सकता है अगर मतभेद होगा किसी भी एक भी सदस्य से, और गवर्नर जनरल के द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकती। यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1781 के अधिनियम में यही बात कही गई। देखिए, जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और ये जो 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया, इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर कोई बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण ही कर रही थी, लगातार नए भूभाग जीते जा रही थी। और साथ ही साथ ये जो विसंगतियां थीं, इनको दूर करने के उद्देश्य से संशोधनात्मक अधिनियम भी पुनः लाना था, यानी पुनः ऐसा संशोधन करना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे और कठोर नियंत्रण पाया जा सके और कठोर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसी उद्देश्य से देखेंगे कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार थी 1784 में। 1784 में ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार थी, और इसी लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन के सरकार के द्वारा 1784 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इंडिया बिल लाया जाता है। ये इंडिया बिल किसके द्वारा लाया जाता है, याद रखेंगे, इंडिया बिल। ठीक, इंडिया बिल। ठीक, इंडिया बिल जो लाया जाता है ये लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार के द्वारा लाया जाता है। इसीलिए इस इंडिया बिल को लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स बिल भी कहा जाता है। लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स बिल भी किसको कहा जाता है, इसी इंडिया बिल को कहा जाता है, चूंकि लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया रहता है। लॉर्ड नॉर्थ एंड फॉक्स, ठीक, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स के द्वारा लाए गए इंडिया बिल को लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स विधेयक यानी लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स बिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स बिल लाया गया था, यानी जो इंडिया बिल लाया गया था, इसको तैयार कौन किया था, तो देखेंगे इसको एडमंड बर्क, एडमंड बर्क और
फिलिप फ्रांसिस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या थे, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य भी थे। तो ये फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्ग, यही दोनों लोग मिलके ये लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स विधेयक को तैयार किए थे, इस बिल को तैयार किए थे। और इन्हीं दोनों के द्वारा तैयार किए गए बिल को लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार ने ब्रिटिश संसद में पेश किया था, जिसे इंडिया बिल के नाम से जाना गया। लेकिन दुर्भाग्य से ये लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स जो विधेयक लाया गया था, ये ब्रिटिश संसद में पारित नहीं हो पाता, जिसके वजह से इस लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स के गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन की सरकार गिर जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे विलियम पिट के नेतृत्व में, विलियम पिट के नेतृत्व में ब्रिटेन की नई सरकार गठित होती है, विलियम पिट के नेतृत्व में। और विलियम पिट द्वारा जो अधिनियम पारित किया जाता है उसको क्या कहेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट कहेंगे। क्योंकि विलियम पिट के नेतृत्व में ये अधिनियम पारित किया जाता है और विलियम पिट की सरकार के द्वारा पारित किया जाता है, इसीलिए क्या कहेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। लेकिन देखेंगे ये जो इंडिया बिल जो पास नहीं हो पाया था, ये एकमात्र ऐसा बिल था, यानी ये पहला और अंतिम भारतीय मामला था जिसके वजह से ब्रिटेन की कोई सरकार गिरी थी। इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा मामला था, कौन सा ऐसा बिल था जिसके वजह से ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। तो क्या बताएंगे, इंडिया बिल, चाहे पूछे चाहे इंडिया बिल बताएं, चाहे लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स विधेयक बताएं। ठीक, इसीलिए ये विधेयक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन की कोई सरकार किसी भारतीय मामले की वजह से, भारत के किसी मुद्दे की वजह से गिर गई थी। ये पहली और अंतिम बार हुआ था कि इंडिया बिल की वजह से ब्रिटेन की कोई सरकार गिरी थी। और पिट्स इंडिया एक्ट का भी उद्देश्य वही था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह रही है, जो लगातार अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, ताकि वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण करना बंद करे। भारत में जो विस्तारवादी नीति अपना के बैठी है उसको रोका जा सके। पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाएगा, यानी एक नियंत्रण परिषद का गठन किया जाएगा। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे 24 सदस्य थे और निदेशक मंडल का गठन किया गया था, लेकिन यहाँ पे नियंत्रण परिषद का गठन किया गया है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है। यहाँ पे 24 सदस्य थे, यहाँ पे 6 सदस्य। और बताया गया कि जो 6 सदस्य होंगे, इसमें से 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल से आएंगे और जो शेष 4 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश विदेश मंत्री के द्वारा चुने जाएंगे प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से। याद रखेंगे, ये 6 सदस्य होने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, यानी नियंत्रण परिषद में 6 सदस्य को होना था पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार, जिसमें से 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल से होने थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भी 2 सदस्य कौन से, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। ठीक, तो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल से आने थे। और जो विदेश मंत्री थे, उन्हीं विदेश मंत्री को यह अधिकार दिया गया था कि वो शेष 4 सदस्यों को चुनेंगे। शेष 4 सदस्यों को प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुनेंगे। 4 सदस्यों को कहाँ से, प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुनेंगे। लेकिन कौन चुनेगा, ब्रिटिश विदेश मंत्री चुनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। और जो अध्यक्ष होगा वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं नियंत्रण और भी ज़्यादा कठोर होता जा रहा है कि 6 ही सदस्य हैं, वो भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हैं, और मंत्रिमंडल का ही सदस्य जो है वो शेष 4 सदस्यों को चुन रहा है। यानी पूरी तरह से ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अधीन ही ये 6 के 6 सदस्य, यानी ब्रिटेन के सरकार के अधीन ही एक तरह से देखें तो 6 के 6 सदस्य हो जा रहे हैं। तो जो
ये अध्यक्ष होगा उसमें भी बताया गया कि ये 4 सदस्य इसमें से नहीं, बल्कि ये जो 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल से आएंगे, इसी 2 में से एक सदस्य अध्यक्ष बनेगा। और पहला अध्यक्ष बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कौन बना? हेनरी डुंडास। याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पहले अध्यक्ष कौन हुए? हेनरी डुंडास। हेनरी डुंडास बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण परिषद के पहले अध्यक्ष बने। और कहा गया कि वाणिज्यिक और व्यापारिक मामलों को छोड़ के, 2 मामला कौन सा? वाणिज्यिक और व्यापारिक मामला, इसी 2 को छोड़ के सैनिक मामला, राजनीतिक और दीवानी, सैनिक, राजनीतिक और दीवानी, ये सब जो मामले थे ये 24 सदस्यीय निदेशक मंडल से छीन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए जाने का प्राविधान किया गया है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैनिक, राजनीतिक व दीवानी मामला किस अधिनियम के द्वारा हस्तांतरित किया गया? तो क्या बताएंगे? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही 24 सदस्यीय निदेशक मंडल के अधिकारों को हस्तांतरित किया जा रहा है। किसके पास? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास हस्तांतरित किया जा रहा है। इस प्रकार देखेंगे कि जो 24 सदस्यीय निदेशक मंडल था उसके पास केवल क्या अधिकार बचा कि वो केवल नियुक्ति कर सकता है, अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त करने का ही अधिकार बचा, चूंकि इसमें वाणिज्यिक और व्यापारिक मामला ही बचा रह गया, यानी नियुक्ति का मामला ही बचा रह गया। बाकी सारे मामले कहाँ पे चले आए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले आए। और ये भी बताया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या जो 4 है उसको घटा के 3 कर दी जाएगी। चूँकि यहाँ पे जो समस्या हो रही थी कि गवर्नर जनरल निर्णय नहीं ले पा रहा था, फिर जो संशोधन किया गया उसमें क्या कहा गया कि वो कानून बनने से रोक सकता है। तो सारी समस्या का समाधान एक ही बार में क्या कर दिया गया कि जो 4 सदस्य हैं इसमें से एक सदस्य को घटा दिया गया। तब अगर 3 सदस्य होंगे तो या तो पक्ष में होगा निर्णय या तो विपक्ष में होगा, कभी वोट बैलेंस ही नहीं होगी। ठीक। और गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वो अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। तो यहाँ पे पहली बात तो सदस्यों की संख्या ही घटा दिया और गवर्नर जनरल को यहाँ पे मत देने का अधिकार नहीं था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुमत से निर्णय लेना था, लेकिन गवर्नर जनरल निर्णायक मत नहीं देता था। लेकिन यहाँ पे सदस्यों की संख्या घटा के गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का प्राविधान कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत दे सकता है। ये किस अधिनियम के तहत? तो देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और साथ ही साथ ये भी प्राविधान किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में कि गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सम्राट को होगा। केवल ब्रिटिश सम्राट ही एक ऐसा व्यक्ति होगा जो गवर्नर जनरल को वापस बुला सकता है। बाकी किसी के द्वारा गवर्नर जनरल को ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है ना ही उसको बुलाया जा सकता है। ठीक। तो ब्रिटिश सम्राट ही केवल गवर्नर जनरल को वापस बुला सकता था। ये भी पिट्स इंडिया एक्ट में ही प्राविधान किया गया। और 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति का भी गठन का प्राविधान किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। और ये जो 3 सदस्यों के गुप्त समिति का प्राविधान किया गया, इस गुप्त समिति का नाम क्या रखा गया? सेलेक्टिव कमेटी। यानी 3 सदस्यीय एक सेलेक्टिव कमेटी के गठन का प्राविधान या 3 सदस्यीय एक गुप्त समिति के गठन का प्राविधान पिट्स इंडिया एक्ट में ही किया गया। इस सेलेक्टिव कमेटी का कार्य क्या था कि ये गुप्त पत्रों को पढ़ के अपने सुझाव सम्राट को दे और सम्राट को संबंधित मुद्दों से अवगत कराए, संबंधित मामलों से अवगत कराए सम्राट को। और कंपनी भारत में कोई भी नया भूभाग जीतने का प्रयास नहीं करेगी, यानी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया था, वो नॉर्मल नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब देखा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट और संशोधनात्मक अधिनियम के बाद भी नियंत्रण नहीं स्थापित हो पाया, लगातार विस्तारवादी नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनाई हुई है, लगातार भारतीय भूभागों को जीत रही है, उसके बाद ये पिट्स इंडिया एक्ट में प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी कोई भी नया भूभाग भारत का नहीं जीतेगी, कोई भी प्रयास नहीं करेगी नया भूभाग जीतने का, यानी भारत की राजनीति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रावधान का सबसे ज़्यादा समर्थन जो कर रहे थे वो थे जॉन शोर। जॉन शोर जो थे ये
इस मत का सबसे ज़्यादा समर्थन कर रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति में अब कोई भी हस्तक्षेप ना करे, भारत में कोई भी नया भूभाग ना जीते। इसीलिए देखेंगे कि ये जो जांसोर की नीति रही है, गवर्नर जनरल के रूप में जांसोर की जो नीति रही है उसको अहस्तक्षेप की नीति के नाम से जाना गया। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल के रूप में जांसोर की नीति किस नाम से जानी गई, वो क्या किस नाम से, अहस्तक्षेप की नीति। चूंकि गवर्नर जनरल इस मत के सबसे बड़े हिमायती थे, सबसे बड़े समर्थक थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति में कोई भी हस्तक्षेप न करे, यानी अहस्तक्षेप की नीति अपनाए। और जब ये गवर्नर जनरल हुए भारत के तो इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति भारत में अपनाई। इसीलिए गवर्नर जनरल जांसोर की नीति को अहस्तक्षेप की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर इसके आगे और भी देखते हैं। अगला संशोधनात्मक अधिनियम 1786 में पारित किया गया, जिसको 1786 का अधिनियम के नाम से जाना गया, यानी 1786 का अधिनियम कहें या तीसरा संशोधनात्मक अधिनियम कहें। और दूसरा संशोधनात्मक अधिनियम कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट था। और ये तीसरा कौन सा है? 1786 का अधिनियम या 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम या तीसरा संशोधनात्मक अधिनियम इसको कहेंगे। इस 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम में कहा गया कि गवर्नर जनरल ही प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करेगा। जो गवर्नर जनरल होगा वही प्रधान सेनापति होगा। ये किसमें बताया गया? 1786 के अधिनियम में, यानी तीसरे संशोधनात्मक अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बताया गया, प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करेगा। और देखेंगे जो पहला गवर्नर जनरल है जिसने प्रधान सेनापति के रूप में कार्य किया तो वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिन्होंने प्रधान सेनापति के रूप में काम किया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करने वाला पहला गवर्नर जनरल था। और इसी 1786 के अधिनियम में ही ये भी प्राविधान किया गया कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार होगा। याद रखेंगे कि इसके पहले गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी, विशेष परिस्थितियां होंगी, जिन परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय, यानी अपने परिषद के माध्यम से लिए गए निर्णय को गवर्नर जनरल रद्द भी कर सकता है। ये दो प्राविधान किसमें किए गए? 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम में, यानी 1786 के अधिनियम में। और अगला जो है वो चार्टर एक्ट है जो 1793 में पारित किया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। इस 1793 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आगामी 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। याद रखेंगे कि आगामी 20 वर्षों तक के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया जाता है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकती है, ये इसमें प्राविधान किया गया। लेकिन जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था उसमें भी ये प्राविधान किया गया था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आगामी 20 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था 1773 में। और 20 वर्ष पूरा कब होता है? 1793 में। जब 1793 में ये अवधि पूरी हो जाती है तो पुनः जो अधिनियम पारित किया जाता है, चार्टर एक्ट जो पारित किया जाता है 1793 में, इस 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पुनः 20 वर्षों तक के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया जाता है। और इसी 1793 के चार्टर एक्ट में कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और अध्यक्षों के वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व पे भारित होंगे।
इसके पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और अध्यक्ष थे उनको वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, वो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब 1793 के चार्टर एक्ट में प्रावधान क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष होंगे या जो सदस्य होंगे, इन सब का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाएगा, ये भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा, भारतीय राजस्व पे भारित कर दिया गया। और क्या प्राविधान किया गया कि गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पे दोनों प्रेसिडेंसी यानी मुंबई और मद्रास, बम्बई और मद्रास जो शेष दो प्रेसिडेंसियां थीं, उन दोनों प्रेसिडेंसियों के सभी मामले अपने हाथ में ले सकता है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को ये भी अधिकार दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए लिखित कानून बना सकता है। तीनों प्रेसिडेंसियों यानी बम्बई, मद्रास और बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए लिखित कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। इसको याद रखेंगे, तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए लिखित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। और कब दिया गया, 1793 ईस्वी में दिया गया कि वो तीनों प्रेसिडेंसियों बम्बई, मद्रास और बंगाल के लिए लिखित रूप से कानून बना सकता है। ये 1793 के चार्टर एक्ट में प्राविधान किया गया और सभी मामले अपने हाथ में भी ले सकता है इन तीनों प्रेसिडेंसियों के, ठीक। और ईसाई मिशनरियों के भारत आगमन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कि कोई भी ईसाई मिशनरी भारत आ नहीं सकते। इस प्रकार आप देखेंगे हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम और पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम के साथ साथ 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ, यानी और भी जो अधिनियम हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।